पढ़ ली। आज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट देखेंगे जब हम लोग एक क्यूबॉइड में क्योंकि सभी एजिस के अलोंग अगर मैं रेजिस्टेंस लगा दूं तो एक वर्सेटाइल फॉर्मूला आप देख सकते हो। उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पिरामिड देखा है आप लोगों ने? यस सर। सोच रहे हैं आराम से तसल्ली से लगाना है दिमाग कि अगर मेरे पास एक स्क्वायर बेस है, ठीक, और इसमें हर एक वायर में हर एक साइड में रेजिस्टेंस है R, और यहां से मैंने ऐसे समझ के चलो ये कितना हो जाएगा, √2a मान लो, ये √2a साइड मान लो और ये साइड मान लो a, सभी में रेजिस्टेंस है R। देखो 3 डायमेंशनल पिक्चर आ गया। बोला गया फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस कोई भी पॉइंट ले लो A और B। ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, ऐसे भी पूछा जा सकता है। इसको बोलते हैं फेस डायगोनल, इसको बोलते हैं हम एज। तो बोलो कैसे अप्रोच लगाया जाए। सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू R मान लेते हैं, सभी रेजिस्टेंसेस ऑफ R होंगे। बोलो कैसे निकालें। क्वेश्चन समझ में आया? एक हमारे पास पिरामिड है, बेसिकली स्क्वायर बेस्ड है उसका, और उसके कॉर्नर से 4 कॉर्नर्स पे हम लोगों ने रेजिस्टेंस लिया वायर ली और ऊपर एक पॉइंट पर टिप कर दिया। अब बोला गया इसका नेट इक्विवेलेंट बताओ इस साइड के क्रॉस। सोचो कैसे से करें। बीच में से काट दे, फिर क्या होगा? पिरामिड आपको समझ में आया? यस सर। मान ये एक स्क्वायर मान लो, इसके हर एक उस पे आपके पास रेजिस्टेंस आ रहा है। यहाँ से एक वायर लो, एक वायर यहाँ से लो, एक वायर यहाँ से लो, एक वायर यहाँ से लो। तो ऊपर से अगर मैं पकड़ लूँगा तो जैसे वो आजकल गिफ्ट वाले पैकेट आते हैं, समाओ वैसा बन गया शेप। अब इसको थोड़ा सा ना इमेजिन कर, जो ये वाली ऐसी बनी, अगर मैं इसको प्रेस कर दूँ, समझ में आया? अगर मैं इसको प्रेस कर दूँ तो ये तुझे कुछ ऐसा नहीं दिखाई देगा, ऐसी पिक्चर। ध्यान से देखना, ये तो स्क्वायर हो गया आपके पास, यहाँ पर एक आर ये हो जाएगा, एक आर ये हो जाएगा, एक आर ये हो जाएगा, एक आर ये हो जाएगा। नहीं आया समझ में? पक्का? और ये तो आर है ही। अब आपके पास ये भी आर है, आपके पास ये भी आर है, आपके पास ये भी आर है, आपके पास, आपको इसके अक्रॉस निकालना है। बोलो कैसे करें? सिमेट्री लगाओ। कौन सी सिमेट्री? मिरर सिमेट्री लगाओ। तो मिरर सिमेट्री क्या कहते हैं? इसको बीच में से काट दो। अगर इसको बीच में से काट दो तो क्या हो जाएगा? R/2 R/2। इस सर्किट को सोल्व कर लो, डबल कर दो, आंसर आ गया। अच्छा, मेरे से इन दो के बीच में पूछ के A और C के बीच में पूछा जाए तो A और C, अब A और C है तो अब बताओ कौन सी सिमेट्री हो जाएगी? अब ये हो जाएगी, ये तो दोनों खत्म, ये तीनों पैरेलल में R/3। ऐसे क्या देख लो फिर? ये तीनों पैरेलल में हो जाएंगे ना? R/3 का डबल कर दो, 2R/3। फट आंसर नहीं आया। बट ये न्यूमेरिकल देखने में बड़ा गंदा लगता है कि पिरामिड को बच्चों का दिमाग घूम जाता है कि करे तो करे कैसे सोल्व। सिंपल सी बात है, यहाँ से 4 वायर्स ऐसे निकल के जा रही है, ठीक है ना? 3 वायर्स को प्रेस कर दो तो वो एक वायर ऐसी बन जाएगी जिसपे एक रेजिस्टेंस है, एक ये एक ऐसे बन जाएगी, एक रेजिस्टेंस है, एक ये। बहुत समझ में आ गई? तो पिरामिड के न्यूमेरिकल्स को ऐसे करते हैं। किसी के भी लॉन्ग पूछ ले, एक्स के लॉन्ग पूछेगा तो भी हम निकाल सकते हैं। अगर हमसे फेस डायग्राम का लॉन्ग पूछा जाए तो वो भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूँ, फिर आगे हम क्यू वाले क्वेश्चन करते हैं। देखो चलो फाइंड R equivalent between A and B।
कैसे करें? बीच में से कट करें। अब क्या करें? r/2 r/2 पैरेलल कर दो, इनको सॉल्व करो, फिर डबल कर दो। कर लोगे? अब क्यूब देखो, ये जिस रूम में आप बैठे हो ना, ये क्यूब है, ठीक? क्यूब की कितनी एजेस? 12। कितने फेस? कितने कॉर्नर्स? कितने बॉडी डायगोनल? 4। कितने फेस डायगोनल? 12। अब इसमें ना 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट है बच्चों कि पूरे क्यूब में मान लो हर एक एज पे R रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो टोटल कितने रेजिस्टेंस लगा है? 12। तो इसमें 3 ही केस बनते हैं, किसी एक एज के लोग इक्विवेलेंट निकाल दो, किसी एक फेस डायगोनल के लोग इक्विवेलेंट निकाल दो, या किसी बॉडी डायगोनल के लोग। बताओ इसके अलावा और कोई केस बन सकता है? तो हमें 3 केस कौन से बनने हैं? एज के लोग, फेस डायगोनल के लोग, बॉडी डायगोनल। रिजल्ट तो मैं डायरेक्ट याद करा देता हूँ, रिजल्ट याद कर लो, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में आपको रिजल्ट क्या आएगा? एंटर इन फेसबुक, एंटर इन फेसबुक बोले तो E फॉर एज, F फॉर फेस डायगोनल, B फॉर एंटर बोल रही है। EFB याद करने का तरीका, एंटर इन फेसबुक। E बोले तो सीक्वेंस ये याद रखना। अब देखो सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हमें, और सिमेट्री होगी, सब में R होगा। तो यहाँ तो लिखो R खत्म। अब नंबरिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 खत्म। अब ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा, क्योंकि अभी के लिए रिजल्ट याद रहना बहुत आसान है, क्योंकि अभी ताजा पढ़ोगे आप लोग, याद रिजल्ट रह जाएगा, रिजल्ट भी याद रह जाएगा, प्रूफ भी याद रह जाएगा। बट आज से 2 महीने बाद कोई पूछे तो सिंपल ये याद रखो, एंटर इन फेसबुक, R नीचे से 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ये तो रेजिस्टेंस के क्रॉस आ गया बाबू, कैपेसिटेंस में पूछा जाएगा, रिजल्ट उल्टा कर देना बस। सी रिजल्ट उल्टा कर दो, 12/7 4/3 6/5। क्यों हुआ ये रिजल्ट उल्टा बताओ? क्योंकि सीरीज पैरेलल और पैरेलल सीरीज में हो जाएगा, रिजल्ट विल रिमेन। मैं कह रहा हूँ कोई परेशानी नहीं है, तो इसको याद रख। कैपेसिटर आएगा तो कैपेसिटर भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिजल्ट वही रहेंगे। बस याद करो दोबारा, EFB एंटर इन, E बोले तो H, F बोले तो B बोले तो R 1 2 3 4 5 6 7 खत्म। और कैपेसिटर आ जाए तो CC तो आएगा, बस ये 12 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर 3 नीचे 6 ऊपर। और ये रिजल्ट भी समझ में आया क्यों उल्टा होता है, क्योंकि सीरीज पैरेलल सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है। बोलो कोई दिक्कत? अब प्रूफ दिखा देता हूँ, रिजल्ट याद हो गया? यस सर। प्रूफ सुनो, अगर प्रूफ समझ में आ जाए, देखो समझ में आएगा उसके जो इमेजिन कर पाएगा, समझ में नहीं आए तो डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम का इक्विवेलेंट बनाऊंगा और रिजल्ट आपको सामने याद हो जाएगा। तो आपको नहीं भी आएगा तो रट्टा मार लेना इस वाले डायग्राम का, क्योंकि जब भी ऑप्शनल क्वेश्चंस आएंगे कि क्यूब के फेस डायगोनल के क्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा, ऑप्शंस होंगे, चुपचाप लगाते चलना, ठीक है? ये याद हो गया? आज वो लिखो, ठीक। अभी बॉडी डायगोनल निकाल के देखो, बॉडी डायगोनल बोले तो और इसमें बॉडी डायगोनल कौन कौन है सर? 4 7 और 3 8 6 5 2। अभी मैं आपको ना थोड़ा विजुअलाइज कराता हूँ। यस ये क्यूब है ना, यस सर। ए देखो 1 2 3 4, ये जो नीचे वाला बेस बना है ना, इसकी नंबरिंग है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अब यहाँ से, इस वाले कॉर्नर से 1 2 3 4। चुपचाप सुनो, ये कौन है? 3 4। देन अब 4 के ऊपर है 5, ये नहीं होगा, और 5 है, यस सर। वो वाला 6 है, 7 है, 8 है। तो बॉडी डायगोनल देख यहाँ से कौन है, जहाँ प्रेरणा बैठी और वो है,
तो 3 और 8 नहीं आया, 3 और और ऐसे एनालाइज करना है तो ये देख, ये 2 है और वो 5 है। अरे बोलो Yes, sir. 2 और 5 और ये कौन सा बना 1 और 6 6 1 और 6 इसमें देख ले जहाँ पे भी तुझे जाना है, जहाँ पे पहुँचना चाहता है तो पहुँच ले। बोल कहाँ से पहुँचो। बॉडी डायगोनल है, कोई भी एक पॉइंट चूज कर ले जो सा तुम्हें अच्छा लगे। 4 कौन सा 4 1 1 2 3 4 4 और 7 है। चलो 4 और 7 अब आराम से सुनो। 4 और 7 के बीच में पहुंचने के रास्ते देखो, तरीका देखना, सिमेट्री फॉलो करना चाहिए। ये है 4 से चले प्रेरणा के पास यानी एज, अपन को वहां जाना है तो प्रेरणा से ऐसे चले फेस डायगोनल, नहीं आया। देखो कैसे चले, 4 से चले एज और एज से चले फेस डायगोनल, यानी मैं बात करूं 4 से हमें चलना है कहां पर 7 पे। ध्यान से देखो कहां से कहां चले, कैसे चले, और यहां से यहां फेस डायगोनल। और रास्ता देखो, क्या ऐसा रास्ता और भी है, हो सकता है 4 से चले 1 से चले 7 तो 4 से चले देखो 4 से चले 1 बोले तो एच के लो, और 7 से चले फेस डायगोनल, नहीं आया। और कोई रास्ता है ऐसा है, 4 से चले 5 और 5 से चले देखो 4 से चले 5 और 5 से चले 7, नहीं आया। ध्यान से देख बच्चे, सिमेट्री क्या कहती है, यहाँ से E, यहाँ से FD, E FD और सभी RR रेजिस्टेंस है, तो मैं कह सकता हूँ 3 1 5 इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। इक्विपोटेंशियल बोले तो पोटेंशियल सेम। ध्यान से देख, 4 से कहाँ तक जाना है, रास्ता देखो आपको कैसे चले। पहले आप एजेस के लॉन्ग चले, फिर फेस डायगोनल, एच फेस, तो जो ये वाले पॉइंट्स है दीज ऑल आर एट इक्विपोटेंशियल, नहीं आया बच्चों। तो 4 के बीच में रख दो 3 1 5। अभी रुको, अभी ये कितने रास्ते हो गए आपके पास, अभी और देखो। अब यहाँ से चलना है, वहां तक पहुंचना है, और रास्ता देखो। अब एक बच्चा ये बोल, हाँ परफेक्ट, एक बच्ची बोली ये जैसे इसने बताया संध्या ने कि सर पहले ऐसे चलो ना फेस डायगोनल, फिर एच के लॉन्ग चलो। तो 4 से कहाँ पर है 2 से कहाँ गए, ध्यान से सुनो, 4 से आ जाओ, 4 से 2 7, 4 से 2 फेस डायगोनल और 2 से 7 एच। अब ऐसे रास्ते और ढूंढो पॉसिबल है। 4 से 8 कैसे पहुंचेगा, 4 से 8 ये है, हाँ सही कह रहा है। 4 से 8 और 8 से ये परफेक्ट, 4 से 8 फेस डायगोनल और ये एज। और बोलो 4 से 6 6 से 7, नहीं आया। 4 से 6 से 7 देखो ये भी वो है। अब क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये 2 8 6 ये भी इक्विपोटेंशियल है। अब स्टैंडर्ड तरीका क्या होता था, जिनके बीच में निकालना उनको तो बिल्कुल एक्सट्रीम में रखो, बाकी सभी पॉइंट्स को बीच में रखते चले जाओ। लेकिन इन पॉइंट्स में जो 6 टोटल 8 के ना भी टोटल एजिस, वो आपके पास कॉर्नर्स कितने हैं 8 कॉर्नर्स है। 8 को कैसे 1 4 और 7 तो इधर आ गए, तो बचे 6 में से देखो 3 ही आ गए और 3 ही आ गए, नहीं आया। बस इसको यहाँ पे रख दो 2 8 और 6। अब इन सब के बीच में कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 12। अब ध्यान से सुन, 4 से देख, 4 से 3 ये रहा 4 ये रहा 3 एक रेजिस्टेंस, 4 से 1 ये रहा 4 ये रहा 1 रेजिस्टेंस, 4 से 5 1। तो इनके बीच में तो 3 ही रेजिस्टेंस लगे हुए हैं बच्चों, और तीनों के तीनों कैसे लगे हुए हैं। अब आ जाओ इनके बीच में 7 हो रहा, 7 से 2 7 से 8 7 से 6 3 लगे इनके बीच में। बाकी बचे कितने 6 बचे भाई, 12 है टोटल, तो बाकी 6 यहाँ लगेंगे बच्चों। और
हाँ 6 के 6 लगा लो आप अपना दिमाग में, बोलो सोल्व करो ये तीनों r/3 r/3 r/6 सोल्व करो आंसर आ गया। बोलो r/3 r/6 r/3 r/3 प्लस r/6 प्लस r/3 एलसीएम आ गया 6 ऐसे कर देख रहे हो 2r प्लस 2r प्लस r 5r/6 देख आंसर वही है। नहीं आया पक्का? 30 सेकंड के लिए बोर्ड को देखो, मैंने क्या किया उसको सोचो। फिर वही क्यूब, वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 चलो भाई। अब फेज डायग्राम क्या हो गया बच्चों? जैसे 1 2 3 4 तो फेज डायग्राम हो गया या तो ये 2 और 4 या ये 1 और 3। बोलो किसके बीच में निकालेंगे? 2 और 4 तो ये 2 है और ये 4 है, तो हमें इनके बीच में निकालना है, यानी बेसिकली ये और ये। अब सिंपल सी बात है, देखियो ध्यान से, 2 और 4 के बीच में निकालना है ना, आराम से देखो। जब करंट यहाँ इधर सुनो, जब करंट यहाँ से एंटर करेगा तो मान लो कोई भी करंट गया वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सिमिलरली जितना करंट एंटर करेगा वही यहाँ से बाहर निकलने वाला है, ये तो जंक्शन रूट कहता है। अब आप एक काम करो, जिन दो डायगोनल्स के क्रॉस निकालना है उनके परपेंडिकुलर उस पॉइंट से लेके देखना ध्यान से, एक ऐसा इक्विपोटेंशियल प्लेन बना दो, क्योंकि मिरर सिमेट्री बन जाएगी। देख हमें इनके क्रॉस निकालना है, तो करंट वहां से एंटर किया है, करंट यहाँ से एंटर किया है, यहाँ से निकलने वाला है, करंट वहां से एंटर किया है, यहाँ से निकलने वाला है, तो परपेंडिकुलर लाइन यही तो होगी। जितना ऐसा इधर उतना इधर, तो ध्यान से देख। अब इक्विपोटेंशियल रीजन कहाँ से बनाना है आपको? ओ वाले पॉइंट से, वो वाला पॉइंट बोल 6, वहां से जो दीवार खड़ी कर दो ऐसे। 6 तो भाई 4 5 6 होश में आ जा, हंसने से फुर्सत मिलेगी तो बता देना वो छठा 7 बार। बाबा कोई नहीं आ जाओ, छोड़ो ये बताओ, वहां से आया करंट, यहाँ से करंट निकला तो परपेंडिकुलर ये हो गया। अब देख वहां से लेके 7वीं से लेके 3रे तक और यहाँ से लेके 8वीं से लेके पहले तक एक दीवार खड़ी कर दे बीच में। सुनो तो सही, कर दी दीवार। अब ध्यान से देख, दीवार खड़ी करते बेसिकली ये क्या बना दिया मैंने? एक लाइव वायर। तो लाइव वायर बना दी तो वो वाला रेजिस्टेंस के बारे में क्या ख्याल है? खत्म। ये वाला रेजिस्टेंस के बारे में क्या ख्याल है? यानी वो वाला कॉर्नर कौन सा है? 6th और 3rd, छठे और तीसरे के बीच में जो रेजिस्टेंस लगा वो खत्म। छठे और तीसरे के बीच में जो रेजिस्टेंस लगा वो खत्म। इधर देख, 8th और 1st के बीच में जो लगा वो भी खत्म। नहीं आया? ये क्यों आया समझ में आया? क्योंकि मैंने यहाँ पर एक इक्विपोटेंशियल रीजन बना दिया। अब देख, अब इजी बन गया आपके लिए। सिंपल सी बात है कि ये दोनों भाई, ये तो R और R नहीं आया, ये 2R और 2R। सुनो तो सही, 2R और 2R पहले है तो आंसर तो बोलो भाई। R plus R 2R, R plus R 2R 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 R 2R 2R R। तो इनको सोल्व करके यहाँ से लगाया मैंने, एक रेजिस्टेंस लगा दिया R। अब ध्यान से देख, ये R ये R ये R 3R। तो इन तीनों को हटा के मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ बस। एक यहाँ पे लगा दिया मैंने 3R। नहीं आया बच्चों? ध्यान से देख, ये R ये R ये R ये R बोलो तो 2R 2R R और ये R, ये 3R है ना, ये 3R है ना, ये 2R और ये 2R। देखो 2R 2R पैरेलल नहीं, 2R 2R R और 3R पैरेलल। अबे ये तीनों पैरेलल है, ये दिखाई नहीं दे रहा क्या? तो सिंपलीफाई करने के लिए इन दोनों को सोल्व कर ले।
ये R बना, R और 3R पैरेलल, R और 3R तो R into 3R by 4R, R ने R को मारा देख 3R by 4 आया नहीं समझ में? आ गया। दोबारा देख क्या बोला हमने कि जब भी फेज डायगोनल के अक्रॉस निकालना तो क्या करो, बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, क्योंकि करंट ये बिल्कुल करंट बीचों बीच से जा रहा है, तो बिल्कुल जिधर इधर हो, जितना इधर होगा उतना इधर, यानी करंट के परपेंडिकुलर मिरर सिमेट्री बना दो। मिरर सिमेट्री में देखा कि दो वाले रेजिस्टेंस तो बिल्कुल खत्म, जो दो रेजिस्टेंस खत्म उसके बाद तो सर्किट बहुत इजी बन गई। अब ये सब के सब पैरेलल बन गए, पैरेलल बन गए तो आप लोगों के लिए आंसर आ गया। जल्दी बताओ, देखो एक बार इसको देखो, चलिए वही क्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 12 रेजिस्टेंस, 8 कॉर्नर्स, ठीक है, 12 एजेस। अब हमें इनके बीच में निकालना है, एस तो यही होगी। आप सिंपल देखो, हमें 4 और 3 के बीच में निकालना है। अब 4 और 3 के पास, 4 और 3 बोले तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 4 और ये 3, ठीक। अब 4 से चलना है 3 तक पहुंचना है, कैसे पहुंचे देख, एक तो ऐसे जा सकते हैं, 4 से यहाँ चलो, ये कौन है 6, और 6 से ध्यान से सुनना, 4 से चले हम 6 बोले तो 4 से 6 कैसे चले फेस, और 6 से 3 आए एच, और बोलो ऐसे चलो 4 से 2 और 2 से 6, 4 से 2 और 2 से 6, ये फेस और ये एच। और बोलो और कोई तरीका हो सकता है क्या? हाँ सुनो आराम से, 4 से ऐसे आओ, 1 और 1 से ऐसे, तो 4 से 1 बोले तो एच, और यहाँ से 3 बोले तो फेस, ठीक है बच्चों। अब और बोलो, नहीं नहीं रास्ता सिंगल, 4 से 1 2 3 5 से फिर 3, 4 से 5 कहाँ पे? 4 हाँ 4 से 5 एच और 5 से 3, वेरी गुड। 4 से 5 एच और 5 से 3 फेज डायग्राम। इसके अलावा बताओ और कोई विकल्प बचा? नहीं बचा। तो कितने पॉइंट्स कवर हुए? 1 2, ये कॉमन ही आ गए, 2 2 4 और 2 6 बचे 2। कौन कौन से 2 बचे वो काउंट करो बस। 7 और 8 पक्का? देखो एक बारी, हमें 4 और 3 के बीच में आना था, 6 और 2 भी आ गया हमारे पास, 6 और 2 आ गया, और 1 और 5 आ गया, तो 7 और 8 बचा ना। अब इसको देखो कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग कैसे बनाया गया, ध्यान से देखना। अब इसको देखो कैसे, इसको हटा रहा हूँ, देखो 4 और 3 के बीच में आना है, 4 और 3 के ऊपर रख दो 1 और 5, इधर रख दो 6 और 2, बाकी बचे कौन से? बस। अब सिंपल सी बात देखो, 4 1 7 5 2 रेजिस्टेंस होंगे, क्यों बना लो बेशक यहाँ 7, यहाँ क्यों बना लो 7 के साथ। नंबर याद रखना भाई, नंबर के हिसाब से थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी अगर नंबर सेम नहीं रहेंगे तो। देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ, नंबर अगर गड़बड़ होगी तो दिक्कत आ जाएगी। देखो अब देखो 1 और 8 में हाँ है, 1 और 5 5 और 8 में बिल्कुल है, तो यहाँ कितने रेजिस्टेंस है? बिल्कुल आराम से सुनना तसल्ली से। 8 और 7 में 1। अब आ जाओ 6 और 7 7 और 2, ठीक। अब देखो 1 और 2, 1 और 2 5 और 6 नहीं आया।
इधर आओ, 1 और 4, 1 और 4 और 5 और 4, 2 रेजिस्टेंस इधर है, 3 और 6, 3 और 2 और 4 और 3, 4 और 3 अब काउंट करो, 12 बन गई है। 2 4 6 8 10 11 12 परफेक्ट। मैं ये कह रहा हूँ इन केस अगर आपको सिमेट्री भी ध्यान न रहे तो देखो, एक तो घर वाले कॉर्नर से चलना सिखा दिया, वो कन्वीनियंट मेथड होता है, बाकी आप कैसे भी कर लो, याद रखना बहुत मुश्किल होता है, बाकी ये फॉर्मूला तो वर्सेटाइल रहने वाला है। नहीं होता तो आपको बस ये याद रखना है, उसका एजिस के अक्रॉस के इक्विवेलेंट बना देना, 2 2 2 2 2 1 1। अब देखो ये दोनों पैरेलल पैरेलल r/2 r/2 और r के संग सीरीज, r/2 ये r/2 ये और r ये नहीं आया बच्चों। अब देखो ये वाले पॉइंट आ गए आपके पास, इसके बीच में ये r/2 लगा हुआ है। अब देखो ये तीनों इसके संग सोल्व करो, r प्लस r/2 प्लस r/2 2r हो गया, 2r और r/2 पैरेलल, 2r into r/2 by 2r plus r/2, नीचे बन गया 5r/2, ऐसे क्या देख रहे हो, नीचे बन गया 5r/2, r/2 ने r/2 को मारा तो 2r/5, यानी इनको हटा के मैं लिख सकता हूँ 2r/5 का एक रेजिस्टेंस, 2r/5 का एक रेजिस्टेंस। अब देखो r/2 r/2 यहाँ पे लगाओ एक r/2, यहाँ पे लगाओ एक r/2 और इधर ये आ गया आपके पास r। अब देखो ये r/2 r/2 r और 2r/5 पैरेलल, तो 7r/5 7r/5 ये r और ये बना 7r/5 और ये r पैरेलल में सॉल्व करो, 7r/5 इंटू r नीचे बन जाएगा 12r/5, 5 5 कैंसिल आउट, r कैंसिल आउट तो 7r/2 नहीं आया, पक्का। अब सिंपल सी बात देखो, वैसे मैंने तुम्हें कोशिश किया बताने की, अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आ जाए तो ये वाला याद जरूर कर लेना। सीबीएसई में कभी कभार बॉडी डायगोनल वाला प्रूफ पूछा जाता है, कभी कभार बॉडी डायगोनल वाला प्रूफ पूछा जाता है, और उसमें बॉडी डायगोनल प्रूफ करने के लिए और भी कन्वीनियंट रास्ता बता दे वो। कैसे मैं बताऊं, उन्होंने बोला कि जितना करंट जाएगा उतना करंट अगर मुझे पता लग गया, सोच भाई मेरे पास एक पूरा का पूरा कंडक्टर है, उस कंडक्टर में कितना रेजिस्टेंस है, अगर मुझे ये पता लग जाए उस पूरे कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है I, और ये पता लग जाए उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो क्या मुझे V/I से R नहीं निकल जाएगा। भाई मुझे कंडक्टर का मान लो मुझे इस क्यूब का रेजिस्टेंस निकालना है, मुझे ये बोला गया इस क्यूब में टोटल करंट इतना 10 एम्पीयर है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल लगाया गया वो 10 वोल्ट है, तो मैं इजीली बता सकता हूँ भाई V भी पता है I भी पता है, तो मैं R इक्विवेलेंट निकाल सकता हूँ। इसी स्ट्रेटेजी को याद रखते हुए तुम्हें एक बहुत बेसिक सा प्रूफ करा देता हूँ बॉडी डायग्राम का, जिससे तुम्हें ये लगे कि भैया बुक में है वो वाला प्रूफ, तो तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए सर में तो बड़ा मुश्किल सा रहा है, बुक में तो बहुत एक लाइन का सॉल्यूशन है। बात समझ में आई, एक वो करा देता हूँ। एक तुम्हें आज सिखाता हूँ कि हाउ टू सोल्व अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, एक अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सिखा देता हूँ और एक आर इक्विवेलेंट निकालना सिखा देता हूँ बॉडी डायग्राम में बाय यूजिंग केसीएल थ्योरी। पहले कॉन्सेप्ट समझा, बता क्या बोला मैंने कि अगर मुझे ये पता लग गया इस सर्किट में कितना करंट है, टोटल करंट पता लग गया और मुझे टोटल भी पता लग गया, तो आर निकालना मेरे लिए कोई मुश्किल, उसी वाली अप्रोच से हम यूज करेंगे। आ जाओ, आओ बच्चों। सभी रेजिस्टेंसेस आर हो और मैंने यहाँ पर एक वी लगा दिया बच्चों, बॉडी डायगोनल है, सिंपल सी बात बताओ, तो सिमेट्री है सभी। मैंने मान लिया कि इसमें 6I का करंट फ्लो कर रहा है और ये V वोल्ट की बैटरी 6I का करंट फ्लो कर रहा है और ये, अब देख यहाँ पे जब 6I का करंट फ्लो करेगा तो इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिखाई दे, देख यहाँ से चला दो रास्तों में टूटा, यहाँ से भी चला दो पार्ट्स में टूटा है, यहाँ से भी चला दो पार्ट्स में टूटा, बिल्कुल सिमेट्री चली है, तो इसमें कितना करंट चला जाएगा
आया ही नहीं समझ में? आ गया। अब देख आई चला, आई को सिंपल दो रास्ते मिले बराबर बराबर, आई और आई, आई और आई, जैसे I by 2 आई और नहीं नहीं आई बाई टू आई बाई टू क्यों होगा? देख ध्यान से, यहाँ से आई आ रहा है, यहाँ से आई आ रहा है, टू आई, यहाँ से आई आ रहा है, यहाँ से आई आ रहा है, 2i यहाँ से आई आ रहा है, यहाँ से आई आ रहा है, 2i बोल कितना आया? देख करंट डिस्ट्रीब्यूशन वाली को 2i कितना वेरिएबल है? एक ही तो वेरिएबल है, तो एक ही लूप बनाओ। केसीएल केवीएल को सोल्व करने का बेसिक तरीका सुन लो भाई, जितने वेरिएबल उतनी लूप उतनी इक्वेशन। मैथ्स का स्टैंडर्ड है, तो जितने वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, जितनी इक्वेशन बनानी पड़ेगी उतनी ही लूप लेनी पड़ेगी। एक वेरिएबल एक लूप से काम चल जाएगा, दो वेरिएबल दो लूप लेनी पड़ेगी, तीन वेरिएबल तीन लूप लेनी पड़ेगी। इसलिए बोला जाता है कि कम से कम वेरिएबल रखो, कम से कम वेरिएबल रखोगे तो ज्यादा से ज्यादा एक इक्वेशन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम दो इक्वेशन। अगर तीन इक्वेशन बन जाएगी तो तुम्हें पता है मैथ्स में तीन इक्वेशन को सोल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है एज कंपैरिजन टू दो इक्वेशन। बट मैंने कोई भी तरीका तुझे इक्वेशन को सोल्व करने वाला नहीं सिखाया, हमने तो सिंपल क्या माना है, जीरो माना और स्टार्ट हो गए, और हमने देखा हर एक क्वेश्चन हम उससे अप्रोच कर सकते हैं। अब सुनो, यहाँ से करो, सभी रेजिस्टेंस आ रहे हो में ध्यान रखना, सभी आ रहे हो में। चलो यहाँ से स्टार्ट करो, VA प्लस से माइनस माइनस 2i इंटू R प्लस से माइनस माइनस IR माइनस 2IR प्लस V इज इक्वल टू VA। नहीं आया? V इक्वल टू 5IR। अरे बोलो भाई, 5 इक्वल टू, देखो यहाँ से क्या करो, टोटल V पता लग गया, V की वैल्यू बोलो 5IR। टोटल करंट कितना माना? तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट हो जाएगा V बाय, V की वैल्यू बोलो 5IR डिवाइडेड बाय 6I। नहीं आया? एक ये कन्वीनियंट मेथड यूज करके आपकी बुक में भी सोल्व किया गया है कि अगर मुझे टोटल करंट पता लग जाए, टोटल पोटेंशियल पता लग जाए, दोनों को डिवाइड कर दो, R इक्विवेलेंट वहां से भी कैलकुलेट कर सकते। ठीक है? पक्का? बेटा एक चीज का ध्यान रखना, सर्किट थ्योरी यहाँ करा रहा हूँ, कैपेसिटर में कतई नहीं करा रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ यहाँ समझ ले जितना समझ ले। एक लेक्चर भले ही ले लियो एक्स्ट्रा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वेडनेसडे नहीं तो थर्सडे करंट इलेक्ट्रिसिटी ओवर कर देंगे। ठीक है? थर्सडे के बाद फ्राइडे का दिन बेशक आप ले लेना डाउट्स के लिए। मंडे ऑनवर्ड्स, मंडे को टेस्ट लूंगा कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी, ट्यूसडे ऑनवर्ड्स अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करेंगे। आ जाओ इधर देखो, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे सोल्व करते हैं, उसको नोडल मेथड से, नोडल मेथड या कई बार BI मेथड भी बोल देते हैं उसको। अभी जो अप्रोच इसमें लगाई है ना, सेम अप्रोच लगानी है उसको। सिंपल सी बात देखो कि हम अगर बोले कि मान लो ये हमारे पास एक 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, टू 1 1 2 1, दिस इज A, दिस इज B। जल्दी बताइए बैलेंस है या अनबैलेंस है? दिख रहा है अनबैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे रेशो 2/1 आ रही है, यहाँ पे रेशो 1/2 आ रही है, तो हम C5 को मतलब R5 को रिमूव नहीं कर सकते। अब क्या करें? तो सिंपल वही अप्रोच है, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो बैटरी लगा लो, तो मैंने यहाँ पर एक बैटरी लगा ली 20 वोल्ट की। ध्यान से सुनना बच्चों, मैं तो कह रहा हूँ 20 वोल्ट मानना, 20 वोल्ट मान लो, 10 वोल्ट मानना है 10 वोल्ट मान लो, बैटरी हमेशा 10 के मल्टीपल्स में मानना, क्योंकि 10 से डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना बहुत कन्वीनियंट है। तो मैं मान लेता हूँ 10 वोल्ट की बैटरी है, मान लिया 10 वोल्ट की बैटरी, तुम 20 वोल्ट की मान लो, 100 वोल्ट की मान लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सोचो अगर ये 10 वोल्ट है तो ये 0, ये 10, तो ये भी 10। अब यहाँ पर बताओ कितनी जगह फंसे, एक या दो? दो, क्योंकि एक पॉइंट ये फंस गया और एक पॉइंट ये फंस गया। अगर यहाँ पे बैटरी लगी होती तो हमारे लिए बहुत इजी पड़ जाता। तो एक बार एक को x मान और एक को, सिंपल अप्रोच क्या बोली थी, एक बार x को हायर पोटेंशियल मानते हुए करंट को बाहर दो, एक बार y को हायर मानते हुए करंट को बाहर दो। हमारा मेन मोटो क्या है, हमें टोटल पोटेंशियल चाहिए, पता है हमें, इसमें टोटल करंट पता लग गया तो क्या मेरा इजी मेथड हो जाएगा, इसीलिए VI मेथड बोला जाता है। VI बोले तो भाई टोटल पोटेंशियल पता लग जाए, टोटल करंट इन दी सर्किट पता लग जाए, तो V/I की रेशियो क्या आएगा, R इक्विवेलेंट।
तो V total divided by I total, this is equals to R equivalent. This is VI method. नोट मेथड कह लो, VI मेथड कह लो, वन द सेम थिंग. अगर एक बार x को हायर माना है तो x को हायर मान के करंट को बाहर दो. बोलो I1, I2, I3. बोलो क्या लिखूं? नोडल एनालिसिस x पे I1 plus I2 plus I3 must be equals to 0. I1 plus I2 plus I3 must be equals to कितने वेरिएबल मानने पड़ेगा बच्चे? तो कितनी इक्वेशन बनेगी? दो. अभी I1 को बोलो क्या लिखेंगे? x minus 10 by 2. सभी बच्चे बोलो भाई. x minus 10 by 2 plus x minus 0 by, तो x minus 0 by 1 plus x minus y by 1. x minus y by 1 is equal to 0. अब y को हायर पोटेंशियल कंसीडर करो और y से करंट निकाल दे. इधर निकाल लो I3, इधर 4, इधर I5 और इधर I6. आ जाओ बच्चों. I4 plus I5 plus I6 must be equal to 0. बोलो y minus 10 by 1, y minus 10 by 1 plus y minus x by 1, y minus x by 1 plus y minus 0 by 2. तो y by 2 is equal to 0. सिंपल बताओ. अब मुझे एक बात पता, अगर सब चीजें समझ में आ गई हमारी तो क्या मैं इसको सोल्व फॉर x और y नहीं कर सकता? अब सुनो ध्यान से, अगर x और y मुझे पता लग गया तो इस इक्वेशन में I3 में x की वैल्यू पुट कर दूंगा, ये वाला करंट मुझे पता लग जाएगा. I6 में y की वैल्यू पुट कर दूंगा, ये वाला करंट मुझे पता लग जाएगा. जंक्शन लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे कितना करंट आया है? I3 और I6. अगर I3 और I6 करंट आया है तो बच्चों यही तो करंट एंटर किया होगा. तो टोटल करंट इन द सर्किट कितना? I3 और, तो इसमें वैल्यू पुट कर देना, I3 की वैल्यू आ जाएगी. इसमें पुट कर देना, ये I6 की वैल्यू आ जाएगी. तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों? R इक्विवेलेंट V 10 डिवाइडेड बाय I3 प्लस I6, जो भी आएगा आंसर आ गया. ये हमारे पास नोडल एनालिसिस या VI मेथड. जल्दी बताओ आया नहीं आया समझ? पक्का? चलिए अब मेरी बात सुनिए. अब आपका सर्किट थ्योरी आज कंप्लीट हो गया. कल आपको पावर, आधे घंटे का पावर का लेक्चर लूँगा. पावर ज़्यादा हम पढ़ेंगे एसी में, यानी आज से करीबन 2 महीने के बाद पूरे पावर पढ़ेंगे. बट सेम पावर का बिल्कुल एनालॉजी यहाँ पे करा दूँगा आपको. सर्किट थ्योरी में पावर करेंगे और एक दिन यूज़ करेंगे आपके इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, जो आपके पास इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, वो मीटर, वायर, ब्रेस, पोटेंशियोमीटर, बस. तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 दिन का लेक्चर है, कल और परसों. फिर कह रहा हूँ थर्सडे तक मैक्स टू मैक्स. अगर कोई भी डाउट है ले लेना, फ्राइडे भी ले लेना. एक दिन आपका टेस्ट होगा जिस दिन आप बोलो. मैं तो कह रहा हूँ थर्सडे अगर हो जाता है, कंफर्म हमारे डाउट्स वगैरह आ जाते हैं, तो मंडे को आप टेस्ट ले लेना. मंडे को टेस्ट दे देना, ठीक है. ट्यूसडे ऑनवर्ड्स अपन स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एक चीज़ सुन लो बस, वो चैप्टर प्योरली वेक्टोरियली बेस्ड है, यानी पूरा 3D इमेजिनेशन है वो वाला चैप्टर. तो प्लीज़ मेक श्योर थोड़ा सा वेक्टर आप पढ़ते हैं. चलेगा. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत.